हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो से हम राजस्थान ज्योग्राफी का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की नदियां व झीलें। स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। परीक्षा में कम से कम 2 प्रश्न आने की संभावना इस टॉपिक से रहती है, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान की नदियों के बारे में। तो राजस्थान की नदी, स्टूडेंट, यदि नदियों की बात की जाए तो किसी भी प्रदेश के सांस्कृतिक व आर्थिक विकास में नदियों का बहुत ही महत्व होता है। यदि सांस्कृतिक दृष्टि से हम नदियों के महत्व की बात करें तो विश्व की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और यदि राजस्थान की सभ्यताओं की हम बात करें, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर आदि किसी न किसी नदी के किनारे ही क्या हुई हैं, विकसित हुई हैं। और यदि आर्थिक विकास की दृष्टि से बात करें तो कृषि व उद्योग धंधों के लिए जल एक अनिवार्य आवश्यकता है। बिना जल के आर्थिक विकास संभव नहीं है। तो हर प्रदेश के सांस्कृतिक व आर्थिक विकास में नदियों का बहुत ही महत्व होता है। परंतु यदि राजस्थान की बात की जाए स्टूडेंट, तो राजस्थान की गिनती भारत के शुष्क प्रदेशों की श्रेणी में होती है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। यदि राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की गिनती भारत के शुष्क प्रदेशों की श्रेणी में होती है, अर्थात राजस्थान में नदियों व झीलों अर्थात जल राशियों का अभाव है। तो जल राशियों का अभाव होने के कारण राजस्थान की गिनती भारत के शुष्क प्रदेशों की श्रेणी में की जाती है। और यदि हम बात करें तो राजस्थान में देश का कुल 1.16% जल ही उपलब्ध है। मेरी बात पे गौर करिएगा स्टूडेंट कि राजस्थान में कुल देश का 1.16% जल ही क्या है, उपलब्ध है। इसका 60.2%, लगभग 60.2% या 60% भाग आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। आंतरिक जल आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो 1.16 का लगभग 60.2% या 60% भाग जो है आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है। आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली से अभिप्राय स्टूडेंट आंतरिक प्रवाह की नदियों से है। ऐसी नदियां जो अपने उद्गम स्थल से कुछ दूर बहने के बाद या तो रेतीले मैदान में या भूमि में समाहित हो जाती हैं, उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। तो यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है राजस्थान के जल ग्रहण क्षेत्र का, वो आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली का है। और इसका 24% हिस्सा बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों के अंतर्गत आता है। लगभग 24% हिस्सा बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों के अंतर्गत आता है। और 16% हिस्सा अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली
नदियों के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट इसको आप नोट कर लीजिए कि राजस्थान में देश के कुल जल का 1.16% भाग क्या है, उपलब्ध है। देश का कुल 1.16% जल का है, राजस्थान में है, जिसका 60.2%, लगभग 60.2% या 60% भाग किसके अंतर्गत आता है, आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आता है, और लगभग 24% भाग बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों के अंतर्गत आता है, और 16% भाग अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियों के अंतर्गत आता है। यदि स्टूडेंट इन दो पॉइंट पर गौर किया जाए तो हम देखते हैं कि बहाव की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। बहाव की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा कि बहाव की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, तथा आंतरिक प्रवाह की नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बहाव की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, तथा आंतरिक प्रवाह की नदियां। अब स्टूडेंट ऐसा क्यों किया गया है कि राजस्थान की नदियों का विभाजन 3 भागों में किया गया है? तो इसके पीछे मुख्य कारण है अरावली पर्वतमाला। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, अरावली पर्वतमाला, जिसे महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, जिसे महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि भाई राजस्थान की नदियों को हमने बहाव की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां, आंतरिक प्रवाह की नदियां। और इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है अरावली पर्वतमाला, जिसे हम महान जल विभाजक रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों। तो इसको हम मैप के थ्रू समझते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, राजस्थान में यदि देखा जाए स्टूडेंट, तो अरावली पर्वतमाला कुछ इस तरीके से स्थित है। अरावली पर्वतमाला ने क्या किया है, राजस्थान की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया है। इस पर्वतमाला के
पश्चिम में बहने वाली नदियां अपना जल कहां पर ले जाती हैं? अरब सागर की ओर ले जाते हैं। कहाँ ले जाती हैं स्टूडेंट? अरब सागर की ओर ले जाती हैं। तथा जो नदियां दक्षिण में प्रवाहित होती हैं वह भी अपना जल कहाँ पर ले जाती हैं? अरब सागर की ओर ले जाती हैं। तो यदि हम राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करें तो राजस्थान की जो पश्चिमी भाग की मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं स्टूडेंट? यदि उनकी हम चर्चा करें तो वो है लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। और यदि हम पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी, यदि हम पूर्वी व दक्षिणी पूर्वी भाग की बात करें तो इस पर्वतमाला के पूर्व में व दक्षिण पूर्व की जो नदियां हैं वो अपना जल कहाँ ले जाती हैं स्टूडेंट? बंगाल की खाड़ी की ओर ले जाती हैं। और इस भाग की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? यदि हम उनकी बात करें तो वो हैं चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीर। तो स्टूडेंट मैंने कहा कि बहाव की दृष्टि से राजस्थान की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। और राजस्थान की नदियों को इन 3 भागों में विभाजित करने के पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या है स्टूडेंट? वो है अरावली पर्वतमाला, जिसे भारत की महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। इस पर्वतमाला ने राजस्थान की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया है। इस पर्वतमाला के पश्चिम में जो नदियां हैं या दक्षिण में जो नदी है जैसे कि माही नदी, ये अपना जल कहाँ ले जाती हैं? अरब सागर की ओर। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो अरब सागर है वो कहाँ पर है? भारत के नक्शे में, यदि भारत के नक्शे के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो अरब सागर है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर और हिंद महासागर है यहाँ पर। तो इस पर्वतमाला के पश्चिम में या दक्षिण में जो नदियां प्रवाहित होती हैं ये अपना जल कहाँ पर ले जाती हैं स्टूडेंट? अरब सागर में ले जाती हैं। यानी कि इन नदियों का जो प्रवाह है वो ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि राजस्थान के इस प्रदेश का जो ढाल है वो दक्षिण पश्चिम की ओर है। तो ये नदियां क्या जो है स्टूडेंट वो इस तरीके से प्रवाहित होती हैं और अपना जल कहाँ पर ले जाती हैं? अरब सागर में। जैसे कि लूनी अपना जल लेके जाती है कच्छ के रन में। कहाँ पर? कच्छ के रन में। पश्चिमी बनास अपना जल लेकर जाती है कच्छ के रन में। साबरमती अपना जल लेके जाती है खंबात की खाड़ी में और माही भी अपना जल लेकर जाती है खंबात की खाड़ी में। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है स्टूडेंट? यहाँ पर है कच्छ का रन और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? खंबात की खाड़ी, जो कि किसका हिस्सा है? अरब सागर का हिस्सा है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस पर्वतमाला के पश्चिम में जो नदियां हैं वो अपना जल कहाँ पर लेके जाती हैं? अरब सागर की ओर लेके जाती हैं। इसलिए इन नदियों को हम कहते हैं अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदियां। और ये नदियां मुख्यतः कौन कौन सी हैं? लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। और इस पर्वतमाला के पूर्व व दक्षिण पूर्व में जो नदियां हैं वो अपना जल लेके जाती हैं बंगाल की खाड़ी की ओर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप एक चीज और देखिए कि इस भाग की जो नदियां हैं वो दक्षिण पश्चिम में यानी कि नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं।
और इस भाग की जो नदियां हैं वो उत्तर पूर्व में यानी कि ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं। और ये नदियां अपना जल कहाँ पर लेके जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीर। बनास अपना जल चंबल में मिलाती है। बाणगंगा नदी अपना जल कहाँ पर? यमुना नदी में। और गंभीर भी अपना जल कहाँ पर लेके जाती है? यमुना नदी में। और चंबल भी किसमें मिलती है? यमुना नदी में। और यमुना नदी से फिर गंगा में होते हुए वे कहाँ पर चला जाता है? बंगाल की खाड़ी में। इसलिए इस पर्वतमाला के दक्षिण की जो नदियां हैं उन नदियों को कहा जाता है बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। और यदि बात करें आंतरिक प्रवाह की नदियों की, तो राजस्थान के इस भाग में कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपने उद्गम स्थल से कुछ दूर बहने के बाद रेतीले मैदान में समाहित हो जाती हैं। और इस भाग में कुछ नदियां ऐसी हैं जो अपने उद्गम स्थल से कुछ दूर बहने के बाद भूमि में समाहित हो जाती हैं, तो उन्हें कहा जाता है आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो इसीलिए स्टूडेंट हम कहते हैं कि राजस्थान की नदियों को बहाव की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह की नदियां। और इसका मुख्य कारण क्या है? अरावली पर्वतमाला, जिसे महान जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। और ये पर्वतमाला जो है ये राजस्थान की नदियों को 2 भागों में विभाजित करती हैं। इस पर्वतमाला के पश्चिम में जो नदियां बहती हैं वो अपना जल कहाँ पर लेके जाती हैं? अरब सागर की ओर। और इस भाग में जो नदियां बहती हैं यानी कि पूर्व व दक्षिणी पूर्व में, वह अपना जल लेके जाती हैं बंगाल की खाड़ी की ओर। और मैंने आपको उन मुख्य नदियों का नाम भी बताया, लूनी, पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। तो इससे आपको ये आइडिया हो गया होगा कि ये नदियां किस तरफ बहती हैं। और इस भाग की जो मुख्य नदियां वह हैं चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीर। तो ये नदियां कहाँ बहती हैं? राजस्थान के पूर्व व दक्षिण पूर्व में। लूनी अपना जल कहाँ पर लेके जाती है स्टूडेंट? कच्छ के रन में। और पश्चिमी बनास भी अपना जल कहाँ पर लेके जाती है? कच्छ के रन में। साबरमती अपना जल कहाँ पर लेके जाती है? खंबात की खाड़ी। और माही भी अपना जल कहाँ पर लेके जाती है? खंबात की खाड़ी। और ये दोनों किसका भाग है स्टूडेंट? अरब सागर का। बनास अपना जल किस में मिलाती है? चंबल नदी में। और चंबल किस में मिलती है स्टूडेंट? यमुना में। बाणगंगा नदी भी किस में मिलती है? यमुना में। लेकिन अभी वर्तमान में यह नदी क्या है कि यमुना में नहीं मिल पाती और यह नदी भरतपुर में ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसलिए इसे रुंडित नदी भी कहा जाता है। अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी चर्चा करेंगे स्टूडेंट। और गंभीर भी अपना जल किस में मिलाती है? यमुना में। और यमुना किस में मिलती है? गंगा में। और फिर वो है जल कहाँ चला जाता है? बंगाल की खाड़ी में। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम अध्ययन करते हैं बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों का। तो स्टूडेंट हमने देखा कि राजस्थान के कुल अपवाह का लगभग 24% भाग, लगभग 24% भाग बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों को हम 4 नदी तंत्रों में विभाजित करके आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियों को कितने नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है? 4 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। ये 4 नदी तंत्र कौन कौन से हैं स्टूडेंट? यदि इनकी बात की जाए तो एक है चंबल नदी तंत्र, एक है बनास नदी तंत्र, एक है बाणगंगा नदी तंत्र
और एक है गंभीर नदी तंत्र। तो स्टूडेंट इन नदी तंत्रों के नाम क्या क्या हैं? चंबल नदी तंत्र, इस नदी तंत्र में चंबल व उसकी सहायक नदियों को शामिल किया गया है। दूसरे नदी तंत्र का नाम है बनास नदी तंत्र, इसमें बनास व उसकी सहायक नदियों को शामिल किया गया है। तीसरी नदी है बाणगंगा नदी तंत्र, इसमें बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों को शामिल किया गया है। और फोर्थ है गंभीर नदी तंत्र, इसमें गंभीर व उसकी सहायक नदियों को शामिल किया गया है। तो स्टूडेंट बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियों को कुल 4 नदी तंत्रों में विभाजित करके आसानी से समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल नदी तंत्र की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट? चंबल नदी तंत्र। चंबल नदी तंत्र में जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि चंबल व उसकी सहायक नदियों को शामिल किया गया है। तो इस नदी तंत्र की सबसे पहली मुख्य नदी है स्टूडेंट चंबल नदी, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि राजस्थान में यह नदी कैसे बहती है, यानी कि इसका प्रवाह क्षेत्र किस प्रकार का है। तो इसको एक मैप से समझते हैं हम। तो देखिएगा स्टूडेंट, राजस्थान में ये नदी किस तरीके से प्रवाहित होती है। तो राजस्थान में ये नदी जो है स्टूडेंट, जिस तरीके से इसका प्रवाह है वो कुछ इस तरीके से है। यानी कि ये नदी राजस्थान के अंदर इस तरीके से क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो ये जो नदी आप देख रहे हैं स्टूडेंट, चंबल नदी जो है राजस्थान में इस तरीके से प्रवाहित होती है। तो मैप को देखने पर हमें मालूम पड़ रहा है स्टूडेंट कि ये नदी जो है राजस्थान के अंदर एक वृक्षाकार तंत्र में प्रवाहित होती है। किस तरीके से प्रवाहित होती है? वृक्षाकार तंत्र में प्रवाहित होती है। और इस नदी का प्रवाह 3 राज्यों के अंदर है। ये राज्य कौन कौन से हैं स्टूडेंट? मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश। तो इस नदी का प्रवाह भारत के 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। और इस नदी के यदि अन्य नाम की बात की जाए स्टूडेंट, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इस नदी को और किन नामों से पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा कि चंबल नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो चंबल नदी को कामधेनु, चर्मणवती, बारहमासी, नित्यवाहिनी, वाटर सफारी, घड़ियालों की शरण स्थली या प्रजनन स्थली या प्रजनन स्थली के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 2 बातें क्लियर होती हैं। पहली बात तो ये
कि चंबल नदी का जो प्रवाह है वो भारत के 3 राज्यों में है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और इस नदी के अन्य नाम क्या क्या हैं? इस नदी का अन्य नाम है कामधेनु। इस नदी को कामधेनु इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट कि इस नदी से पेयजल, ऊर्जा और सिंचाई के लिए जल तीनों की उपलब्धता होती है, इसलिए इसे कामधेनु कहा जाता है। यानी कि इस नदी पर ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाता है, सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध होता है और इस नदी से पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है। इस नदी को बारहमासी और नित्यवाहिनी इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट क्योंकि यह 12 मास तक यानी कि 12 महीनों तक प्रवाहित होती है। यानी कि ये राजस्थान में पूरे साल बहने वाली नदी है। इस नदी को वाटर सफारी इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट कि यह गहरे गार्जों में बहुत ही तीव्र गति से प्रवाहित होती है, इसलिए इस नदी को वाटर सफारी भी कहा जाता है। और इस नदी को घड़ियालों की शरण स्थली, प्रजनन स्थली इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट क्योंकि ये घड़ियालों और ऊद बिलावों के लिए एक सर्वोत्तम आवास प्रदान करती है। और एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट यहाँ पर कि इस नदी के अंदर एक विशेष जीव पाया जाता है जिसे हम कहते हैं गांगेसूस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है स्टूडेंट कि इस नदी के अंदर एक विशेष प्रकार का स्तनपायी जीव पाया जाता है जिसे कहा जाता है गांगेसूस। तो ये हमको याद रखना है स्टूडेंट। तो ये इस नदी के अन्य नाम हो गए। तो कामधेनु, चर्मणवती, बारहमासी, नित्यवाहिनी, वाटर सफारी और घड़ियालों की शरण स्थली या प्रजनन स्थली के नाम से इस नदी को जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें तो यह सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है। तो राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल वाली नदी जो है वो है चंबल। इसके बाद यह प्रवाह की दृष्टि से, यह प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। यह प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो चंबल है। इस नदी की कुल लंबाई अगर देखा जाए तो इस नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है स्टूडेंट। कई किताबों में 965 किलोमीटर भी लिखी हुई है। तो इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर है और कुछ किताबों में इसकी लंबाई 965 किलोमीटर भी लिखी हुई है। राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। ये स्टूडेंट आपको याद रखना है कि राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई 135 किलोमीटर है और यह राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मध्य
ये राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मध्य 241 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट, इसलिए आपको इन्हें याद करना है। तो यहाँ पर एक बार आप वापस देख लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको ये याद हो जाए। तो चंबल नदी कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में बहती है, एमपी, राजस्थान और यूपी। और इन तीनों के मध्य में यह 241 किलोमीटर की क्या बनाती है? अंतरराज्यीय सीमा बनाती है स्टूडेंट, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद इसके अन्य नाम क्या क्या हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं? तो अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो चर्मणवती वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया है कि चर्मणवती किस नदी का नाम है, तो वह है चंबल। इसके अलावा इसे कामधेनु, बारहमासी, नित्यवाहिनी, वाटर सफारी और घड़ियालों की शरण स्थली व प्रजनन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। यह सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। सतही जल वाली नदी कौन सी है राजस्थान की? तो अपन को ध्यान रखना है कि सर्वाधिक सतही जल वाली नदी चंबल है। और प्रवाह की दृष्टि से ये राजस्थान की क्या है? सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से पूछे तो वो कौन सी है स्टूडेंट? बनास है। इस नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है और कुछ किताबों के अंदर 965 किलोमीटर भी दी गई है। राजस्थान में इसकी लंबाई जो है स्टूडेंट यह है 135 किलोमीटर। कितनी है? 135 किलोमीटर। और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के मध्य 241 किलोमीटर की क्या बनाती है? अंतरराज्यीय सीमा बनाती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देखना है हमें। यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में, जिस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं। 3 बांध बनाए गए हैं। वैसे स्टूडेंट यदि देखा जाए तो इस नदी के ऊपर 4 बांध हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन बांधों की जो 100 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए हैं। और तीनों पर क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। तीनों पर विद्युत का उत्पादन होता है। ये बांध कौन से हैं स्टूडेंट? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, और जवाहर सागर बांध, और जवाहर सागर बांध। इसके अलावा एक बांध और है स्टूडेंट, वो है कोटा बैराज। कोटा बैराज। लेकिन इस बांध पर विद्युत का उत्पादन नहीं होता, ये इसका जल सिंचाई हेतु काम में लिया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं इन 3 बांधों की जो 100 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए हैं और इन तीनों पर ही विद्युत का उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि राजस्थान में यह जो नदी है 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में प्रवाहित होती है स्टूडेंट? 6 जिलों में प्रवाहित होती है। राजस्थान में यह नदी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। यहाँ पर स्टूडेंट मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि राजस्थान की 3 नदियाँ ऐसी हैं जो 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? बनास, लूनी और चंबल। ये 3 नदियां जो हैं 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं। तो अपन बात कर रहे हैं चंबल की स्टूडेंट। तो चंबल नदी जो है राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती हैं? 6 जिलों में।
और चंबल के अलावा दो नदियां और हैं जो 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं, वो है बनास और लूनी। तो ये 6 जिले कौन कौन से हैं स्टूडेंट? मैं इनको क्रम में ही लिख रहा हूं, जिस क्रम में ये प्रवाहित होती है। चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली और फिर धौलपुर। तो इन 6 जिलों के अंदर ये नदी जो है स्टूडेंट प्रवाहित होती है। पहले चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली और फिर धौलपुर। अब हम स्टूडेंट राजस्थान में चंबल नदी के प्रवेश को और इसका निकास कहाँ से होता है, इस पूरे के पूरे क्रम को समझते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ तक हमने बात करी चंबल नदी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जिसमें से कि भाई ये नदी 3 राज्यों में बहती है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? ये सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। प्रवाह की दृष्टि से ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है और यह 241 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। इस पर 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बांध बनाए गए हैं जिन पर विद्युत का उत्पादन होता है। और ये बांध कौन कौन से हैं? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर। और राजस्थान में यह 6 जिलों में प्रवाहित होती है। चित्तौड़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, फिर करौली और फिर धौलपुर। तो और धौलपुर के पीनाहट से ये है बाहर निकल जाती है। अब हम इस नदी के पूरे क्रम को समझते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर एक चंबल नदी को ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट, समझाने के दृष्टिकोण से। तो इसको समझिएगा कि ये राजस्थान में किस तरीके से और किस क्रम में बहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट कि इस नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है। तो पहले अपन इसको समझेंगे। तो देखिए, इस नदी का जो उद्गम है स्टूडेंट वो होता है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के निकट मानपुरा के समीप स्थित विंध्याचल पर्वत की 616 मीटर ऊंची जाना पाव की पहाड़ियों से तो इसमें इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो इस नदी के उद्गम को आप ध्यान से देखिए कि इस नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के निकट मानपुरा के समीप स्थित विंध्याचल पर्वत की 616 मीटर ऊंची जाना पाव की पहाड़ियों से। तो इस नदी का उद्गम जाना पाव की पहाड़ियों से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट इसको वापस याद कर लीजिए कि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के निकट मानपुरा के समीप स्थित विंध्याचल पर्वत की 616 मीटर ऊंची जाना पाव की पहाड़ियों से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। इसके बाद
मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में इस नदी पर रामपुरा व भानुपुरा पठारों के मध्य, रामपुरा व भानुपुरा पठारों के मध्य गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि गांधी सागर बांध जो है वो एमपी के मंदसौर जिले में है और रामपुरा व भानुपुरा पठारों के मध्य इस बांध का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। और इस बांध से क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। और गांधी सागर बांध जो है स्टूडेंट वो एमपी में है, राजस्थान में नहीं है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में यह जो नदी है स्टूडेंट प्रवेश करती है, राजस्थान में यह चौरासीगढ़, याद रखिएगा स्टूडेंट, राजस्थान में यह चौरासीगढ़ कहाँ पर है स्टूडेंट, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में यह चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। राजस्थान में यह चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। तो राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश कहाँ से होता है स्टूडेंट, चौरासीगढ़ से होता है। यह हमको याद रखना है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो उद्गम कहाँ से होता है और यह राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है स्टूडेंट, यह राजस्थान में प्रवेश करती है चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। उसके बाद चौरासीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर, चौरासीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर भैंसरोड़गढ़ में इसमें बामनी नदी मिलकर, इसमें बामनी नदी को ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं और बापनी नदी भी कहते हैं। इसमें बामनी नदी मिलकर चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। तो स्टूडेंट चूलिया जलप्रपात का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह चूलिया जलप्रपात जो है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह इसकी ऊंचाई 18 मीटर या 54 फीट है और यह कहाँ पर है, भैंसरोड़गढ़ में है। तो चंबल नदी जो है राजस्थान के अंदर चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है। यहाँ ये 884 मीटर की ऊंचाई से गिरती है और चौरासीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर भैंसरोड़गढ़ में इसमें बामनी नदी आकर मिलती है और इस नदी के मिलने से क्या होता है, चूलिया जलप्रपात का निर्माण होता है। और चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर या 54 फीट है। फिर भैंसरोड़गढ़ के बाद इस नदी पर रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है। बांध का निर्माण किया गया है। तो रावत भाटा कहाँ पर है स्टूडेंट, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। तो यानी कि चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में इस नदी पर किस बांध का निर्माण किया गया है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है।
और यह राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। यह राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए रावत भाटा कहाँ पर है, तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। और रावत भाटा में चंबल नदी के ऊपर राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है और यह जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और रावत भाटा को राजस्थान की अणु नगरी भी कहा जाता है। रावत भाटा को राजस्थान की क्या कहा जाता है स्टूडेंट? अणु नगरी भी कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ में यदि देखा जाए तो 84गढ़ से प्रवेश होता है। भैंसरोडगढ़ में इसमें बामनी नदी मिलकर चूलिया जलप्रपात बनाती है और भैंसरोडगढ़ के बाद इस नदी पर चित्तौड़ में रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया है और यह राजस्थान का जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। चित्तौड़ के बाद यह नदी प्रवेश करती है स्टूडेंट कहाँ पर? कोटा में। कहाँ पर प्रवेश करती है? कोटा में प्रवेश करती है। और कोटा में ये इस नदी के द्वारा सर्वाधिक अवनलिका अपरदन किया जाता है। इस नदी के द्वारा सबसे ज्यादा अवनलिका अपरदन किया जाता है। अवनलिका अपरदन जो जल के द्वारा होता है उससे, जो मिट्टी का कटाव जल के द्वारा होता है उससे अवनलिका अपरदन किया जाता है, अवनलिका अपरदन कहते हैं। और जिसके कारण गहरे गड्ढों का और बीहड़ों का सॉरी स्टूडेंट, जिसके कारण गहरे गड्ढों का और बीहड़ों का निर्माण हो जाता है। तो बीहड़ और गड्ढों का निर्माण किसके कारण होता है? अवनलिका अपरदन के कारण होता है। और इस नदी के द्वारा सर्वाधिक अवनलिका अपरदन कहाँ पर किया जाता है स्टूडेंट? कोटा में किया जाता है। और यहाँ पर यह नदी गहरे गार्जों में प्रवाहित होती है, इसलिए इसे वाटर सफारी भी कहा जाता है। कोटा में इस नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। वो 2 बांध कौन से हैं स्टूडेंट? वो हैं, एक तो है जवाहर सागर, एक तो है जवाहर सागर और एक है कोटा बैराज, एक है कोटा बैराज। तो जवाहर सागर बांध पर भी विद्युत का उत्पादन होता है और कोटा बैराज वाला जो बांध है स्टूडेंट, उसके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला जो बांध है वो कौन सा बांध है? वो है आपका कोटा बैराज। तो यह आपको याद रखना है। इससे 8 नहरें निकाली गई हैं, जिसमें से 6 नहरें जो हैं 12 जिले में हैं और 2 नहरें जो हैं वो कोटा में हैं, जिससे सिंचाई का कार्य किया जाता है। तो हमको ध्यान रखना है कि कोटा में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन चंबल नदी के द्वारा होता है और कोटा के अंदर इस नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, एक जवाहर सागर और एक कोटा बैराज। तो स्टूडेंट यदि हम देखें तो इस नदी के ऊपर कितने बांध हो गए? इस नदी के ऊपर 4 बांध हो गए। एक तो आपका हो गया गांधी सागर बांध, एक आपका हो गया राणा प्रताप सागर बांध, एक हो गया जवाहर सागर और एक हो गया कोटा बैराज। तो इस नदी के ऊपर कितने बांध हो गए स्टूडेंट? 4 बांध हो गए, जो आपको याद रखने हैं। तो 2 जिले अपन ने पढ़ लिए, एक तो चित्तौड़ और एक कोटा। जो चंबल नदी है राजस्थान के अंदर कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 6 जिलों में। तो कोटा के बारे में भी, चित्तौड़ के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया और कोटा के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया। कोटा कोटा के नानेरा में, कोटा के नानेरा में इसमें काली सिंध नदी आकर मिलती है। इसमें काली सिंध नदी आकर मिलती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि काली सिंध नदी कहाँ पर आकर मिलती है? कोटा के नानेरा में आकर मिलती है।
और नानेरा जो है स्टूडेंट प्राचीन समय में कपिल मुनि की तपस्या स्थली थी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि कपिल मुनि की तपस्या स्थली बताइए। तो कपिल मुनि की जो तपस्या स्थली थी स्टूडेंट, वो कौन सी थी? नानेरा। तो ये नानेरा कहाँ पर है? कोटा में है। और कोटा के बाद ये नदी प्रवेश कहाँ पर करती है? कोटा के बाद यह नदी प्रवेश करती है बूंदी में। बूंदी के केशोरायपाटन में, बूंदी के केशोरायपाटन में यह नदी सर्वाधिक गहरी है, सर्वाधिक गहरी है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई कहाँ पर है? तो चंबल नदी की सर्वाधिक गहराई है बूंदी के केशोरायपाटन में। और राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल भी स्टूडेंट यहीं पर ही लगी थी। तो केशोरायपाटन में चंबल नदी क्या है? सर्वाधिक गहरी है। और चंबल नदी कोटा व बूंदी के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। कोटा व बूंदी के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो वैसे अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो चंबल नदी कोटा और बूंदी के बीच में और सवाई माधोपुर और कोटा के बीच में क्या करती है? सीमा का निर्धारण करती है। तो जब चंबल नदी कोटा से बूंदी में प्रवेश करती है तो ये कोटा और बूंदी के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। और बूंदी के केशोरायपाटन में यह नदी क्या है? सर्वाधिक गहरी है। बूंदी के बाद यह नदी प्रवेश करती है सवाई माधोपुर जिले में। कहाँ पर प्रवेश करती है स्टूडेंट? सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर के पीलिया नामक गांव में, सवाई माधोपुर के स्टूडेंट पालिया नामक गांव में इस नदी के अंदर पार्वती नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? पार्वती नदी आकर मिलती है। और सवाई माधोपुर की ही खंडार तहसील के रामेश्वर घाट पर इस नदी में बनास व सीप नदी आकर भी मिलती है। बनास व सीप नदी आकर भी मिलती है। तो हमको ध्यान रखना है कि कोटा के नानेरा के अंदर तो इसमें काली सिंध नदी आकर मिलती है और सवाई माधोपुर की खंडार तहसील के रामेश्वरम घाट पर इस नदी के अंदर बनास व सीप नदी तथा पालिया नामक गांव के अंदर पार्वती नदी आकर मिलती है। सवाई माधोपुर के बाद ये नदी जो है स्टूडेंट करौली में प्रवेश करती है और करौली के बाद यह नदी प्रवेश करती है धौलपुर में। और धौलपुर के पीनाहट से यह नदी बाहर निकलकर यूपी मुरादगंज इटावा में यमुना में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने आपको चंबल नदी का पूरा क्रम समझाया। इस तरह से ये चंबल नदी का क्या है स्टूडेंट? पूरा क्रम है। और नेक्स्ट वीडियो में हम चंबल की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।